एनईटी टाइप क्वेश्चन देखते हैं। एनईटी टाइप क्वेश्चन में द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। तो हमेशा याद रखिए कि अगर नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर पूछा है तो अगर आपके सारे डिफरेंट लिगेंड है और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा तभी होगा पिरिडीन, और तो इसमें सब पिरिडीन, अमोनिया और उसके बाद ब्रोमीन और क्लोरीन लिगेंड दी गई है। तो इस केस में अगर आपको निकालना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा हमें। तो इस केस में आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने पहला स्ट्रक्चर बनाया ऐसा कुछ, फिर उसके बाद क्या किया, इसको सफल कीजिए, आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को सफल कीजिए, यहाँ पर बी आर ऊपर, पी वाई नीचे, रेडी, तो आपको 3 स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो 3 आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाने वाला है 41 का 3 हो जाएगा, 3 आइसोमर। द वॉल्यूम ऑफ 0.3 मोलर फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन रिक्वायर्ड for the completion of the redox titration with 20 ml of 0.5 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज। तो हमें क्या पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ FAS का वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो दूसरे की केस में उसका वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको जब आपने देखा होगा कि जितना मोल मिली मोल इसका यूटिलाइज होने वाला है उतना उसका भी होने वाला है। तो इसके केस में हमें क्या करना है, एक जो बैलेंस इक्वेशन है वो देखने वाले हैं। आसानी से ये क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक क्वेश्चन हमें पहले उसका रिएक्शन हमें देखना पड़ेगा। तो डाइक्रोमेट के केस में डाइक्रोमेट आयन क्या करता है, फेरस आयन के साथ क्या करता है, उसका फेरस 2 का ऑक्सीडेशन कर देता है, और इसमें क्या होता है, क्रोमियम का रिडक्शन हो जाएगा। तो आप देखोगे अगर N1, M1 और V1 तब Fe2+ के लिए और इसके लिए दोनों के लिए इक्वेट कर दीजिए आप। अब उसमें हमें N फैक्टर निकालना है। तो N फैक्टर मतलब अगर Fe2+ की बात करेंगे तो Fe2+ से Fe3+ मतलब दोनों का जो ऑक्सीडेशन चेंज होने वाला है वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो यहाँ पे 1 लिखा मैंने। इसका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 दिया हुआ हमने लिया है, वॉल्यूम हमें निकालना है। उसके बाद इसका जो N फैक्टर है वो कितना होने वाला है, तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना चेंज हुआ है, और यहाँ से हमारे पास एक क्रोमियम से आपको क्या कितना मिला, आपको 3+ चार्ज हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 क्रोमियम दिया हुआ, तो इसका मतलब +6 होगा, मतलब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टर से, ठीक है। उसका मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट का 0.1 मोलार, उसको वॉल्यूम भी दिया है 20 ml। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका NMR का रेशियो पूछा है, इंटीग्रेशन रेशियो फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो इसमें आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसमें कितने हाइड्रोजन है, कौन कौन से इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है वो हमें देखना पड़ेगा, जो एक ही टाइप के पीक देते हैं। तो ये इसका सबसे पहले अगर इसमें बात करते हैं तो आपका जो ये जो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है इसमें आपको 3:2 रेशियो मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो सकता है कि आपके ये दोनों प्रोटॉन क्या सेम टाइप के, ये दोनों प्रोटॉन सेम टाइप के, ये दोनों प्रोटॉन सेम टाइप के। उसके बाद इसमें अगर आप देखोगे तो A और ये दोनों टाइप के सेम है, ये दोनों टाइप सेम है और ये अलग है। तो 6:4:2, तो मतलब यहाँ पे 3:2:1, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस केस में A और A ये दोनों सेम है, B और B दोनों सेम है, ये इसका क्या है, इन दोनों का सेम है, ठीक है। ये चारों के चारों एक ही जैसे है। तो 6:4:4 मतलब 3:2:2 आपका जो रेशियो मिलने वाला है। तो मतलब आपके 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें इंटीग्रेशन रेशियो 3:2:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें आपको स्टीरियो आइसोमर पूछा हुआ है। स्टीरियो आइसोमर पूछा है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन देखिए तो इसमें 2 कायरल कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो आप थोड़ा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन दिया है इसमें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ आइसोमर अगर हमें निकालना होता है तो क्या है, नंबर ऑफ 2 एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन कितना होता है इसमें, 2 है, तो 2:2 करेंगे तो 4 आइसोमर पॉसिबल होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो यहाँ से आपको एक जो आपका मीज़ो फॉर्म है उसका जो मिरर इमेज मिलेगा वो एक ही है। क्यों, क्योंकि इसको जब हम 180 रोटेट करेंगे तो आपको सेम कंपाउंड मिलने वाला है। तो इसके लिए ये दोनों कंपाउंड को हम एक ही कंसिडर करेंगे, बाकी जो रियो फॉर्म है वो दोनों अलग अलग होगा। तो ये आपका
इसमें जो आपका OH है ये दोनों अलग अलग होंगे, तो आपको 3 आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं इसमें। तो जनरली हम 4 लिखते हैं लिखेंगे, लेकिन इसमें आंसर क्या है, 3 आना चाहिए कि मीज़ो आइसोमर होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयर। अभी ये आपका जो बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, तो उसमें आपको एडेनिन और ग्वानिन पता होना चाहिए हमें, तो हमें स्ट्रक्चर भी पता नहीं चले हमें, जनरल अगर बायो भी थोड़ा सा पता है तो भी। देखिए अगर आपने सुना होगा कि एडेनिन और थायमिन में जो बॉन्ड होता है वो 80 बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, और तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसमें होता है वो 2 होता है। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे ग्वानिन और साइटोसिन में तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड होता है। GC लिखा हो या फिर CG लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो कितना होगा, 3 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या होगा, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है द टाइम फॉर द 50% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर। 50% कंप्लीशन का कभी भी अगर वर्ड आए तो समझ आने का T हाफ दिया हुआ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमें पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है रेट कांस्टेंट का, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद उसका जो T हाफ दिया हुआ 30 मिनट दिया हुआ। टाइम फॉर द 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम क्या करेंगे, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो जीरो ऑर्डर के लिए भी। तो हमें उसके लिए टाइम पूछा हुआ है 80% कंप्लीशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से जीरो ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन है वो लिखते हैं। तो T हाफ का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है, और उसका जो रेट कांस्टेंट का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है वो ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अब यहाँ से K की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। K की वैल्यू यहाँ से रख दिया, फिर T हाफ हमें 30 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। A0 ऑलरेडी दिया हुआ, दोनों को कॉमन ले लो आप। अब वहाँ पे A0 80% कंप्लीट किया ना, तो A0 मतलब यहाँ पे 100% होगा। उसके बाद एट टाइम T पे क्या होगा, आपका बचेगा कितना, 80% कंप्लीट होगा तो 20% बचेगा, तो 20 क्या हो जाएगा, A होगा। तो यहाँ से आपको आप जब इसको निकालोगे तो A0 कॉमन ले लिया आपने। उसके बाद आपका ये बचा क्या, अंदर गया आपका -T/2T हाफ, ये अंदर चला गया। और जब वैल्यू रखोगे तो आपको ऐसा 1/T 60 और ये 1/5 मिलेगा। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम जो मिलने वाला है वो फाइनली 48 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो 48 मिनट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंसिडर द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा U फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। वो डेल्टा U की वैल्यू दी है, डेल्टा H, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा H पूछा हुआ है आपको, ठीक है। तो U और डेल्टा H का रिलेशन में पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को आसानी से, देखिए आपको सारे डेटा हमने लिखते हैं। उसके बाद जब हम फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हैं, तो उसके लिए डेल्टा H का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng और द गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, एंड R की वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, सारी की सारी वैल्यू जब रखोगे तो डेल्टा Ng कैसे मिलेगा आपको, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का डिफरेंस। प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, 1 है, रिएक्टेंट कितना है यहाँ से 1 प्लस हाफ मतलब 3/2, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ से आप -1/2 कर दोगे, यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो आपको जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर होने वाला है 283 किलो जूल पर मोल आने वाला है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है आपका 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन जो आपको ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। आपको वो है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर दिया हुआ, I की वैल्यू दी है 3/2। तो आपको पूछा है कि अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया तो द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन एनर्जी स्टेट कितना। तो देखिए जब हम कभी भी न्यूक्लियर स्पिन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेट, तो स्प्लिट होता है। वो उसका स्प्लिटिंग किस तरीके से होता है, वो उसके लिए हमें एक रूल याद रखना है कि 2i+1 के फॉर्म स्टेट में वो क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन स्टेट क्या है, यहाँ पे 2i+1 होगा। I की वैल्यू रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा, तो 4 स्टेट मिलने वाला है। तो 4 स्टेट कैसे होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो 4 स्टेट यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ से आपको +3 माइनस और ये, तो ये 4 स्टेट आपको मिल जाएंगे जब हम, ये तो इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन जब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये स्प्लिटिंग ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ CV फॉर 1 मोल ऑफ N2 गैस
प्रोडक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इग्नोरिंग द वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन इज। तो हमें क्या करना है, सी वी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन होता है, मतलब उसमें हमें क्या करना है कि सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो हमें क्या करना है, इक्वली क्या करना है, उसको पार्टिसिपेट करना है सारी एनर्जीज़ को। तो दैट इज़ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अभी हमें कौन सी एनर्जीज़ होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो सबका कंट्रीब्यूशन हमें देखना है। तो हमें उस तरीके से हमें टोटल सी वी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए आपका N2 गैस क्या लीनियर होता है, डायटोमिक होता है। तो उस केस में एन की वैल्यू यहाँ पे, आर की वैल्यू दी गई, सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। अब हम वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर दिया तो जनरली हमें पता है कि U इक्वल टू क्या होता है, 3/2 RT होता है, ये हमें पता है जनरली। जो टोटल एनर्जी होती है, आपका इंटरनल एनर्जी होती है जो। तो लेकिन अगर हम इसको हम क्या करेंगे, सी वी निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो सी वी मिल जाएगा। अब ये सी वी क्या मिला आपको, सी वी मतलब यहाँ पे 3/2 R। अब 3/2 R के इसमें क्या मिला है, ये आपका 3/2 मतलब R/2 एक्चुअली है ये। तो इस केस में आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डायरेक्शन में जो आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है फॉर द रोटेशनल के लिए, वाइब्रेशनल के लिए और ट्रांसलेशनल, तीनों के लिए हमें कंसिडर करना है। तो अगर हम ट्रांसलेशनल की बात करें तो 3 × R/2 होने वाला है, ठीक है। लेकिन हम अगर रोटेशनल की बात करेंगे तो लीनियर मॉलिक्यूल है, तो उसमें से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ 2 बचेगा। तो 2 × R/2 होगा। उसने क्या बोला, इग्नोर द वाइब्रेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे वाइब्रेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन को हमें क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 R/2। जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो 20.75 जूल पर केल्विन पर मोल आंसर हमें मिलने वाला है। तो सी वी का क्या मिलेगा आपको, सी वी जो मिलने वाला है वो 20.75 जूल पर केल्विन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, अगेन आपका सिंपल क्वेश्चन है। अज्यूमिंग द आइडियल गैस बिहेवियर ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 300 केल्विन। तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है आपको। क्या पूछा है कि डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी मतलब ग्राम पर लीटर पूछा हुआ है। तो हमें प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है। अभी प्रेशर, टेम्परेचर और क्या दिया हुआ है आप देखिए। तो आपका ऐसा कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हो जिससे आप डेंसिटी निकाल सकते हो। तो प्रेशर PV इक्वल टू, मतलब ये इसमें क्या क्या छिपा आपका, वॉल्यूम भी छिपा, तो PV इक्वल टू nRT हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हमने इसका यूज़ किया सोल्यूशन तो आपको क्या मिलेगा, PV इक्वल टू nRT है, नंबर ऑफ मोल्स का वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या होता है ग्राम पर लीटर, मतलब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब उसके बाद क्या होगा, इसको हम इधर रहने देते हैं RT/M। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, PM/RT। तो PM की RT उतारिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप इसको, तो यहाँ से आपको सारी की सारी वैल्यूज़ को पुटअप करना है। ये 1 ATM है, उसके बाद 32 ग्राम पर मोल, ये आपका क्या है, मोलार मास है। और उसके बाद ऑक्सीजन का, और R की वैल्यू आपको 0.082 लीटर ATM पर मोल। और उसके बाद टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ATM कैंसिल हो जाएगा, मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन कैंसिल हो जाएगा, लीटर और ग्राम ही सिर्फ बचेगा, तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो आपको जो आंसर आने वाला है D = 1.3 ग्राम पर लीटर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि 51 से लेकर 60 तक 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, मतलब थोड़े बड़े होंगे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंटरहेलोजन स्पीसीज हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से हमें ऐसे स्पीसीज ढूंढना है जिसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लिए हमें सोल्यूशन देखना है। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन एक सॉल्व करवाया था कि आपको स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं इसका। तो इसमें जो वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा, 7 + 3/2, तो आपको 5 मिलेगा। 5 मतलब क्या होता है कि आपको इसमें से आपको अगर देखते हुए 3 क्या होगी, ये बॉन्ड पेयर होंगे, तो मतलब 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो बचा कितना, 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर आपका होगा पहले केस में। उसके बाद ClF2- में क्या होगा, 7 + 2 + 1, इसमें /2। तो इसमें क्या होने वाला है आपको, यहाँ पे आपको टोटल 10/2, मतलब यहाँ पे अगेन 5 मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर होने वाले वो कितने, सिर्फ 2 ही होने वाले, क्योंकि फ्लोरीन कितना 2 ही है। तो 2 बॉन्ड पेयर होगा, बचा कितना, 3 लोन पेयर होगा, तो ये नहीं हो सकता आपका। उसके बाद ClF5 की बात करेंगे तो 7 + 5 12/2 = क्या हो जाएगा, 6।
तो 6 में आपका ये 5 क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर हो जाएगी, और उसमें से एक बचेगा, क्या होगा इसमें से, एक लोन पेयर बचेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ICl2 प्लस, ICl2 की प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 7 + 2 - 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम चार्ज को -1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/2 मतलब 4 मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 क्या होगा, बॉन्ड पेयर होगा, 2 लोन पेयर होगा। तो आपको ऐसे 2 स्पीसीज मिल गए हैं जिसके क्या है, जिसमें क्या है आपका 2 लोन पेयर है। तो आपको जो नंबर ऑफ स्पीसीज होने वाला है, इसमें वही पूछा है हाउ मेनी फॉलोइंग, कितने हैं, 2 है। तो आपका ये एनी टाइप क्वेश्चन था, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सोडियम डीकेस टू 1/4 ऑफ इनिशियल अमाउंट। अभी देखिए डीके मतलब ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया है, तो आपको इतना याद रखना है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करना है आपको। तो इसके लिए आपको डीके कांस्टेंट पूछा है, तो इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है कि 1/4 मतलब इनिशियल अमाउंट इन दिस 29.8 आवर्स दिया है, तो मतलब टाइम दिया हुआ है आपको, और आपको सारे वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करना और सॉल्व करना है इसको। तो 1/4 ऑफ इनिशियल अमाउंट दिया है, मतलब 80 जो होगा 1/4 ऑफ इनिशियल अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 29 टाइम दे दिया हुआ आपको, पेपर का दिया टाइम दे दिया है, तो टाइम आपको आवर्स में रहने देना है। उसके बाद डी के कांस्टेंट या फिर बोल सकते हो उसको रेट कांस्टेंट। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फिर नॉर्मल केमिकल काइनेटिक के लिए, तो ये आपका दोनों का मिक्सचर है एक्चुअली। तो अगर आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो A0/AT क्या मिलेगा आपको, 4 होगा। कैसे, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो इसको आप इधर लेके जाइए, इसको उधर लेके जाइए, तो 4 आ जाएगा आंसर। और टाइम में कब 29.8 आवर्स दिया हुआ है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलने वाला है 0.0465 पर आवर मिलेगा। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 53 मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें से आपको इसको देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है CFSC का, तो अगर CFSC मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मतलब कि आपको अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लेना है। तो ऑक्टाहेड्रल आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पूछा हुआ है, तो वेवलेंथ पूछा है, इसका मतलब हमें सबसे पहले तो एनर्जी निकालना पड़ेगा, कि CFSC दिया हुआ है, हमें CFSC के हेल्प से हमें पहले एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स है आपका, वो कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें आपको स्प्लिटिंग करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको। तो T2G और EG में स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें CFSC एनर्जी क्या मिलने वाली, EG में तो कुछ है नहीं, T2G में है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 है तो 1 इंटू दिस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा O की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम। डेल्टा O की वैल्यू मिल गई हमें, क्या कितना मिली डेल्टा O की वैल्यू, यहाँ से आपको ये मिल जाएगी, तो 7680। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 19/200 पर सेंटीमीटर मिलेगा। तो ये आपको डेल्टा O की वैल्यू है। डेल्टा O एनर्जी टर्म्स ऑफ वेव नंबर हम लिखेंगे इसको, ये भी एनर्जी है, इसको वेव नंबर के टर्म में ये लिखा गया आपको। तो 1/λ आपको ये एक्चुअली में ये दिया है, 1/λ है, आपको नैनोमीटर में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/λ दिया है तो लैम्डा का निकालना है तो इसको उल्टा कर दीजिए, सेंटीमीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, फिर बाद में इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर। तो लैम्डा की वैल्यू जो मिलेगी 520.83 मतलब 521 अप्रॉक्सीमेटली हम कंसिडर कर सकते हैं। जनरली वो रेंज दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आपने लोअर क्लासेस में किया होगा, बचपन में आपने किया होगा ये। तो एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स परसेंटेज, सबका परसेंटेज दिया हुआ कार्बन हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय टोटल परसेंटेज बाय 100। उसके बाद हम 180 क्या दिया, मॉलिकुलर वेट दिया, मतलब मोलार मास दिया हुआ है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है, तो कार्बन एटम निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम तो यहाँ से हम पता करेंगे सबसे पहले कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है आपका, इसमें जो है आपका परसेंटेज क्या है, उसके बाद उसका मोलार मास क्या है, 12 है। तो मोलार मास, तो उसका रेशियो 1 निकाल लेंगे, सबके मोलार मास से डिवाइड करेंगे। उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे छोटा वाला नंबर है
सेम डिवाइड कर देंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 2 1 मिलेगा। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होने वाला है वो क्या है, CH2O होने वाला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इसे निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद n की वैल्यू निकालेंगे जो कि फार्मूला निकालने के लिए काम में आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 180 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे 6 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इंटू n इंटू, तो 6 इंटू 6 कार्बन H2 ऑक्सीजन, तो आपको 6 कार्बन आ जाएंगे। ये तो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आपका इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको द नंबर ऑफ S कॉन्फ़िगरेशन अमंग द फॉलोइंग पूछा हुआ है। तो हमें सबसे पहले सबका क्या करेंगे, S कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे, इसमें कौन सा डिस्क्रिप्टर है। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या आपका ये S है, ठीक है। इसमें क्या आपका पहला वाला जो S है, दूसरा वाला क्या है आपका, दूसरे वाले में आपको मॉलिक्यूल ऐसा कुछ दिया था। तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको हम टॉप पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो टॉप पे लेके जाएंगे तो हम ये इसको इसमें हम क्या करने वाले हैं, अगर हम 1 टाइम्स एक्सचेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, लेकिन अगर 2 बार करेंगे तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए पहले एक बार हम इस जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है उसको हम सबसे टॉप पे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को हम उसको दलाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो ये आपका क्या है 1 2 3 3, 1 2 3 आपका क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये आपका 1 2 3 क्या आपका क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा आर होगा। यहाँ पे ये क्या आपका, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज था, एस था। उसके बाद अलीन दिया है मॉलिक्यूल। अब इसमें इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से अगर देखना है इसको, जो सबसे नज़दीक वाला है उसको क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल पे ले लेंगे, तो उसी को हमें 1 2 देना है। तो 1 2 इसमें CH3 को 1, इसको 2, फिर उसके बाद बाकी का जो बचेगा वो 3 और 4 देंगे। 1 2, ठीक है, 1 2, उसके बाद 3 4, ये 3 4, तो 1 2 1 2 3। तो ये आपका आप देखोगे ध्यान से तो ये 1 2 3 जो हो रहा है वो आपका कैसा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको S कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस केस में भी आपको क्या मिल रहा है, S मिल रहा है, यहाँ पे भी S मिल रहा है, ठीक है। या क्योंकि यहाँ पे जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, तो जो आपका R होने वाला था वो S हो जाएगा। दोनों के केस में वही होने वाले। तो इस यहाँ पे आपको जो आंसर टोटल जो मिलने वाले हैं वो S कितने मिलने वाले हैं, A 1 2 1 2 3 4 टोटल आइसोमर जो मिलने वाले, 4 टोटल कंपाउंड जो है S कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द EMF ऑफ द स्टैंडर्ड कैडमियम सेल दिया हुआ, तो EMF दिया हुआ, ई सेल दिया हुआ है आपको, मतलब 1.02 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद द टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है आपको, डेल्टा H की वैल्यू पूछा हुआ है। तो आपको पता होगा कि डेल्टा H और डेल्टा S में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T। डेल्टा G की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, और डेल्टा S की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ये दोनों ही फॉर्मूला में याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले का यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, ठीक है। डेल्टा G के ऊपर डेल्टा S की जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा, तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। NF दोनों को कॉमन कर ले लो, यहाँ NF को यहाँ से, फिर आपको ये मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको फाइनली जो आंसर मिलने वाला है वो -199.7 क्या मिलेगा, किलो जूल पर मोल मिलेगा। तो डेल्टा H की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थर्मोडायनामिक्स से है कि आपका, इसमें आपको पूछा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको उसका टेम्परेचर दिया हुआ है और जितने भी एंट्रोपी है, ऑक्सीजन का एंट्रोपी दिया हुआ है आपको, जो आपका स्टेट एंट्रोपी दिया हुआ है, और लिक्विड का एंट्रोपी दिया हुआ है, और गैसेस स्टेट का एंट्रोपी दिया हुआ है। तो सबसे आपको पूछा है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी निकालना। तो यूनिवर्स का जो एंट्रोपी होता है वो टोटल सराउंडिंग का और सिस्टम का दोनों का मिला के होता है। तो सिस्टम का पहले हमें निकालना पड़ेगा और सराउंडिंग का निकालना पड़ेगा, और दोनों का ऐड करना पड़ेगा। बात करते हैं तो यहाँ पे तो
जो आपका सिस्टम का जो निकलेगा वो तो डिफरेंस, इस इक्वेशन के डिफरेंस से ही निकल जाएगा, प्रोडक्ट का और माइनस का, और उसके बाद रिएक्टेंट का, दोनों का जो डिफरेंस होगा एंट्रोपी का, दैट विल बी द सिस्टम का एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। उसके बाद सराउंडिंग के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ दैट, क्योंकि रिवर्स होगा तो माइनस आएगा आंसर, ठीक है। तो रिवर्सिबल केस में अगर हम बोल सकते हैं, सराउंडिंग का बात करते हैं, तो डेल्टा एच अपॉन टी। तो डेल्टा एच का जो वैल्यू दिया हुआ -285 किलो जूल दिया हुआ, तो उसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे, जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपको जो फाइनल आंसर होने वाला 950 जूल पर केल्विन। तो जो माइनस था वो पॉजिटिव में हो जाएगा। अब आपका सराउंडिंग का पॉजिटिव में है और सिस्टम का नेगेटिव में है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 788 जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। दैट इज़ डेल्टा एस जीरो ऑफ द यूनिवर्स आपको मिल जाएगा। तो 788 का आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है 58 क्वेश्चन। एक तो मॉलिक्यूल है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब आपको फंडामेंटल दिया हुआ है, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। होता है 1/2, ठीक है, एच न्यू। तो एच न्यू जो होता है वो ये आपका क्या फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली। अब इसको हमें वेव नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सी न्यू बार हो जाएगा, कि सी अपॉन लैम्डा होता है इसका आंसर। उसके बाद न्यू बार की वैल्यू दी गई है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, हमें सेंटीमीटर में लेना है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड लेना है, तो 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद एच जो होगा वो आपका 6.6 दिया हुआ है वैल्यू, वो गिवन है, और हाफ। तो जब हम सबको सॉल्व करेंगे, ये इसका जो यूनिट होता है वो जूल सेकंड होता है। अब देखो कैंसिल हो सकता है, ये पर सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये सेकंड है, ये सेकंड, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा जूल मिलेगा। अभी जो आंसर आया 43.56 किलो जूल मिला। फिर उसके बाद इसको किलो जूल पर मोल लेना है, तो हमें क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 26.223 किलो जूल पर मोल मिल जाएगा। तो 0 पॉइंट एनर्जी हमें क्या मिलने वाली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया, सॉल्युबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन 0.1 मोलर KI। अभी देखिए ऐसा क्वेश्चन क्यों देते हैं वो लोग कि आप थोड़ा सा मिस्टेक करोगे कि आई यहाँ पे भी, आई यहाँ पे, तो आई कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो ऐसे इस केस में होता क्या है कि जो टोटल आयोडाइड कॉन्सेंट्रेशन हमें लेना पड़ता है, उसके बाद इंटू 10⁻⁷ के फॉर्म में पूछा हुआ है आपको। तो आपको एनर्जी टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको जो भी डेटा है वो लिख दीजिए। उसके बाद KI जो होगा वो आयोडाइड यहाँ पे 0.1 मोलर है, ठीक है। टोटल आयोडाइड कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज होगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो आप अगर मान लेते हैं इसका डिसोसिएशन लेकर करते हैं, तो P इसका समझो, मान लो सॉल्युबिलिटी क्या है इसका S है, तो ये 2 टाइम्स आयोडाइड है, तो ये 2S हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या KSP जब हम लिखेंगे तो आयोडाइड का टोटल कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। KSP = Pb2+, और आयोडाइड का क्या होगा 0.1 मोलर इसका प्लस ये 2S, तो दोनों को मिला करेंगे। अब आप देखोगे कि जो 2S है बहुत ही लेस है एज कम्पेयर टू दिस, इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, जिसको 0 कर दीजिए, तो आपको जो KSP होगा S × 0.1 का स्क्वायर। अब सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो KSP ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, 0.1 का स्क्वायर से डिवाइड करके हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो 10⁻⁷ के फॉर्म में दिया था, तो आंसर हमारा 7.1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स nth बोर्स ऑर्बिट हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 13.4 एंगस्ट्रॉम, द वैल्यू ऑफ n पूछा हुआ। तो देखिए nth बोर ऑर्बिट के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो हमें याद हो जाना चाहिए। और यहाँ पे nth बोर ऑर्बिट के लिए मतलब रेडियस का जो फॉर्मूला है वो 0.53 n² है, ठीक है। और पाई की वैल्यू 3 आर की ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये हमें यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से आपको n लैम्डा 2πRn, तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये आपका है और ये Rn का बोर्स रेडियस है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं 0.53 या n²। एक n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ रखते हैं, बाकी को यहाँ रखते हैं, ठीक है। अभी वैल्यू को क्या करते हैं, पुटअप करते हैं 13.4, 2 × 3.14 ×
0.53। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास आएगा आंसर। तो जो n की वैल्यू मिलेगी मतलब 4th ऑर्बिट आएगा आपका, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th होगा। तो आई होप गाइस यू विल लाइक दिस सोल्यूशन। तो गाइस ये IIT जैम का भी मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियसली मुझे जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं IIT जैम को भी सॉल्व करने वाला हूँ। आप कोशिश कीजिए कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं IIT के, जो जितने भी क्वेश्चन पेपर है, चाहे जैम को हो चाहे वो नेट के हो या गेट के हो, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि क्या हो एग्ज़ाम में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। तो ये भी आपको यूज़फुल होने ही वाला है। आप ये मत सोचिए कि गेट के लिए आप प्रिपेयर करें तो आपको जैम का काम में नहीं आएगा। जैम के भी कुछ कॉन्सेप्ट एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो तो डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है। और प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि आप आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो की आप वेट में रहेंगे। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाला हूँ, हो सकता है चाहे वो IIT जैम का हो, चाहे वो गेट का प्रीवियस सोल्यूशन हो, या फिर नेट का भी मैं कोशिश करूँगा डालने के लिए। मैंने प्लानिंग किया है कि एप्टीट्यूड, जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, वो जो आपको नेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, वो भी सोल्यूशन में ऐड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड हैव ए नाइस डे।